वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि पोद्दार और आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलो फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो कोल एंड पेट्रोलियम का मतलब तो सभी को पता है, कोयला एंड पेट्रोलियम, जिससे अपन को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट अपना पेट्रोल भी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपन अपने डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स में यूज करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। मतलब कि ये जो रिसोर्सेज है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड मैन मेड। अब आपको अच्छे से पता होगा, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर। ओके, ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेचर। एंड मैन मेड कौन से रिसोर्सेज होते हैं? दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ओके, मेड बाय ह्यूमंस। ओके, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। एयर, वाटर, फिर प्लांट्स, फिर यहाँ पे एनिमल्स जो भी हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। फिर यहाँ पे एप्पल बना हुआ है, फ्रूट, सनलाइट। फिर यहाँ पे ये एक पीस ऑफ लैंड दिया है जहाँ पे सॉइल और कुछ छोटे छोटे क्रॉप्स दिख रहे होंगे आपको, प्लांट्स टाइप के दिख रहे हैं। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। मैन मेड कौन कौन से जो अपन ने बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक रिंग दिख रहा है, शूज, ये कैमरा, लैपटॉप, फोन, फिर जो भी रोड्स एंड ऑल रहते हैं, ब्रिजेस एंड ऑल रहते हैं, फिर रेलवेज एंड ऑल, ये सब ह्यूमंस ने बनाया हुआ है। ओके, सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओके, कि कहाँ पे वो ओरिजिनेट हुए हैं। अब अपन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी। मतलब वो कितना अमाउंट में हम लोगों को अवेलेबल है, कि हम सब लोग ने अगर उसको यूज करते रहे तो वो आगे जाके अगर एग्जॉस्ट हो जा रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा है, तो फिर वो कैसे क्लासिफाइड है। ओके, तो सबसे पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज है वो आगे जाके खत्म नहीं होंगे, कितना भी यूज हो जाए। जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये कितना भी तुम यूज करो ये आगे जाके खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। ओके, प्लेंटी है इनका जो क्वांटिटी है। ओके, सेकंड टाइप है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है जो ह्यूमन एक्टिविटी से आगे जाके शायद खत्म हो सकते हैं। ओके, ये जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि जो अपना फॉरेस्ट हो गया, आजकल बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फॉर द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड ऑल। ओके, वाइल्ड लाइफ, ऑफ कोर्स अगर एक वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाता है तो वो दोबारा देखने को नहीं मिलता है ना। कितने ही अपन ने सुने हैं कि एनिमल्स और बर्ड्स अब एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि डायनासोर्स एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो अब वो देखने को नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के, क्योंकि हमारा चैप्टर ही आज इस पे बेस्ड है। आज हम इन तीनों की बात करने वाले हैं कि कैसे हमें सस्टेनेबली इनको यूज करना है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है कॉम्प्रोमाइज ना हो। यहाँ पे इमेजेस इंक्लूड है, ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हो गया सनलाइट, और ये हो गया अपना फॉरेस्ट जो कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। तो ये दो इजी क्लासिफिकेशन देख लिया अपन ने। अब एक और चीज है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है, दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ लिखा है ना, व्हाई आर कोल एंड पेट्रोलियम नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। क्यों इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, अपन देख लेते हैं। एक्चुअली दे वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो जो रिमेन्स बच जाते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो रेसिड्यूज बच जाते हैं उनके, उनसे ही कोल एंड पेट्रोलियम बनता है। कैसे बनता है वो अपन आगे देखेंगे। क्योंकि ये डेड रिमेन्स से बनता है इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, बिकॉज द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फॉसिल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अब अपन सबसे पहले अपने कोल में आ जाते हैं, जो कि चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो कोल तो सभी को पता है, कोयला। यहाँ पे एक इमेज भी है, कोयला कैसा दिखता है, तो अपन यूजर्स ऑफ कोल देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है ये। ओके, सो द फर्स्ट यूज ऑफ कोल इज इट इज यूज्ड टू कुक फूड। आपको भी अच्छे से पता है कि तो ज्यादा यूज नहीं होता है कोल ऐसे कुकिंग फूड एंड ऑल में, बट पहले की जमाने में जब ऐसे चूल्हे में खाना बनाया जाता था तो कोयले से बनाया जाता था। ओके, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले जो स्टीम इंजिन्स चलते थे वो कोल की हेल्प से ही चलते थे।
अब तो स्टीम इंजन्स नहीं चलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये पावर प्लांट्स में भी यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट इज स्टिल यूज्ड। ओके, कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। ओके, हाउ इज कोल फॉर्म? अभी मैंने कहा था ना कि कोल एंड पेट्रोलियम को अपन फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं बिकॉज दे वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अपन देख लेते हैं एक्चुअल प्रोसेस क्या है कोल के फॉर्मेशन का। इसके प्रोसेस को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बहुत टाइम पहले, यहाँ पे लिखा है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, उससे भी ज्यादा टाइम पहले क्या हुआ, अर्थ में बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, मतलब बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स थे और बहुत डेंस फॉरेस्ट था। यहाँ पे लिखा है इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज। लो लेइंग वेटलैंड एरियाज मतलब वो एरियाज थे जहाँ पे या तो सीजनली या परमानेंटली वाटर सैचुरेशन रहता ही था, मतलब पानी प्रेजेंट ही रहता था। ओके, तो ऐसे ऐसे फॉरेस्ट हुआ करते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब टाइम चलते गया तो नेचुरल प्रोसेसेस तो होते ही है, तब भी फ्लडिंग होती थी। जैसे आज अभी भी आपको नेचुरल डिजास्टर्स है वो सब देखने को मिलता है, वैसे तब भी फ्लडिंग होती थी, फिर लैंडस्लाइड्स होते थे। तो उससे क्या होता था, ये जो फॉरेस्ट रहते थे, कुछ पेड़ ऐसे गिर जाते थे, डेड हो जाते थे। ओके, तो धीरे धीरे सप्रेस होते गए, फिर उसके ऊपर थोड़ा एक लेयर ऑफ सॉइल आ गया, फिर और ऐसे ही प्रोसेस होता गया और धीरे धीरे वो सब जो ट्रीज हैं और ऐसी वाइल्ड लाइफ है वो सब धीरे धीरे नीचे जाते गए। ओके, और सॉइल और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट अक्यूमुलेट होते गया, तो ये होते तो वो और नीचे जाते गए। तो आप अपन को पता है कि जब वो नीचे जाते रहते हैं तो टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो इतना सारा उसके ऊपर बोझ है, समझ लो, है ना, कि सॉइल है उसके ऊपर, धीरे धीरे सप्रेस होता गया, तो इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर के कारण कोल का फॉर्मेशन हो गया है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। Let us just read it out. About 300 million years ago, Earth had dense forests and low-lying wetland areas. Okay, due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. अब temperature also rose as they sank deeper and deeper. नीचे का temperature ज्यादा होता है, so under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. अब यहाँ पे नीचे चीज दिया है कार्बनाइजेशन। Wait. ये लिखा है कार्बनाइजेशन। व्हाट इज कार्बनाइजेशन? ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया ना, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ओके, कोल फॉर्मेशन धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है, इसलिए अपन कहते हैं कि ये एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है। ओके, क्योंकि इसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इतना स्लो है कि यहाँ पे देखो 300 मिलियन ईयर्स अगो लिखा है। कब वो डेंस फॉरेस्ट थे, कब वो धीरे धीरे सप्रेस हुए, फिर धीरे धीरे हाई टेम्परेचर प्रेशर से कोल बना। उतने टाइम तक तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक ये फिर से एग्जॉस्ट होके फिर बनेगा, इसलिए कहते हैं कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है। एनीवेज, अपन कार्बनाइजेशन के प्रोसेस में आ जाते हैं। जस्ट ये जो प्रोसेस है ना ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसी को कार्बनाइजेशन कहते हैं। अब इसको कार्बनाइजेशन क्यों कहते हैं, इस वर्ड में कार्बन क्यों आ रहा है? तो देखो यहाँ पे लिखा है एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल का जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो कार्बन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन कार्बनाइजेशन कहते हैं। ओके, अब अपन देखने वाले हैं कोल के कुछ कंपोनेंट्स। मतलब जब कोल अपन प्रोसेस करते हैं ना इंडस्ट्रीज में, तो उसके कुछ और यूजफुल प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। मतलब हर टाइम ही जब भी आप किसी भी चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके प्रोसेस में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट आता है। ओके, कभी कभी वो जो बाय प्रोडक्ट रहता है वो यूजफुल रहता है, कभी कभी कोई काम का नहीं रहता। तो कोल के फॉर्मेशन प्रोसेस में भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो यूजफुल रहता है। तो अपन जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस जस्ट रीड आउट कि क्या लिखा है। व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल को हीट किया जाता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है। तीन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक गैस के फॉर्म में होता है। वन इज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ओके, तो एक एक करके अपन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। ओके, इसको बस आपको पढ़ के मेमोराइज ही करना है, इसमें समझाने लायक एज सच कुछ है नहीं। कोक, इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस एंड ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो इम्पोर्टेंट है वो अपन हाईलाइट कर सकते हैं जरूर से। ओके, तो ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन
कौन से वाले प्रोडक्ट को अपन कह सकते हैं, तो कोक है इसका आंसर। ओके, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेनी मेटल्स। तो अपन को इन तीनों प्रोडक्ट के जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ध्यान में रखना है, स्टेट ध्यान में रखना है, कोक सॉलिड स्टेट में है। ओके, और ये ध्यान में रखना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज होता है स्टील मैन्युफैक्चर में एंड मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। सेकेंड इज कोल टार, जिसका फॉर्म है लिक्विड फॉर्म। ओके, अब इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ये ब्लैक थिक और बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। तो यहाँ पे ये अनप्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। ओके, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। अब देखो, कोक जो था वो अपना ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन था, बट जो अपना कोलटार है इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। ओके, तो ये प्योर फॉर्म नहीं है। Okay. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances, जो कि डेली लाइफ में भी यूज होते हैं और इंडस्ट्रियल यूज भी है उनका। क्या क्या है? सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स क्या होते हैं? आपके घरों में भी कॉमनली पाए जाते होंगे। इट इज यूज टू like repel insects and moths, okay, और even kill insects and moths। तो यहाँ पे लिख देती हूँ kills moths and insects। यूजुअली आप लोग घरों में भी अलमीराज या बेसिन या कहीं कहीं रखते हैं ताकि उससे जो भी इंसेक्ट्स है और मॉथ्स है ये सब दूर भागे। ओके, इवन रॉडेंट्स भी दूर भागते से चूहे एंड ऑल को भगाने के लिए भी नैप्थलीन बॉल्स यूज होते हैं। ओके, सो कोल टार का ये यूज था। कोल गैस, गैस से समझ ही आ रहा है इसका फिजिकल फॉर्म गैसियस है। ओके, अब इट इज obtained ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, इट इज बट ऑब्वियस टू गेट कोक। ओके, इट इज obtained ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, ये अपना इंपॉर्टेंट है। एंड ये कहाँ पे यूज होता है? एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ओके, तो ये थे हमारे 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब अपन देख लेते हैं कि अपने बुक में छोटे छोटे जो नोट्स दिए रहते हैं उसको मैंने कंपाइल किया हुआ है, तो जस्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं। These days bitumen a petroleum product। अभी अपन जब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तो पेट्रोलियम के भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अभी कोल के अपन ने पढ़े, कोक, कोल टार, कोल गैस, वैसे पेट्रोलियम के भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उसमें से एक बिट्यूमेन है, और बिट्यूमेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। इसका इस वर्ड को ध्यान में रखना है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। ओके, बिट्यूमेन इज यूज्ड आजकल कोल टार की जगह बिट्यूमेन यूज होता है फॉर मेटलिंग द रोड्स। ओके, ये अपना कोल टार का एक पिक्चर बना हुआ है। एंड कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820s। आजकल इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। पहले उसको कोल गैस को लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था, लाइट देने के लिए। अब उसको एज अ सोर्स ऑफ हीट यूज किया जाता है। तो ये जो भी नोट्स है ये आपको ही मेमोराइज करने हैं। दिस चैप्टर इज मोर अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स। इसमें एज सच कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग अ बिट फास्ट। तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। अब अपना कोल पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब अपन पेट्रोलियम में आ जाते हैं कि पेट्रोलियम क्या है। तो whenever it is asked in your exam कि what is petroleum, सबसे पहले start with this line कि word petroleum is derived from two words, that is petra and oleum। जहाँ पे पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक, रॉक मतलब स्टोन। ओके, एंड ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, तेल, यू नो, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन रॉक्स अंडर द अर्थ। ओके, उसको अर्थ के नीचे जो रॉक्स है वहां से माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब जैसे कोल कहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ था? थ्रू द फॉरेस्ट्स। ओके, बट जो पेट्रोलियम है इट वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। सी से जो ऑर्गेनिजम्स थे वहां से। ओके, अब इसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। सेम कहानी चल रही है जैसे कोल में चल रहा था, बस कोल में लैंड में कहानी चल रही थी, यहाँ पे पेट्रोल में वाटर बॉडीज में कहानी चल रही है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट थे वो मरते गए और उसके ऊपर डेपोजिशन होते गया सैंड, सिल्ट, क्ले का,
और फिर धीरे-धीरे नीचे जाते गए, फिर मिलियन ऑफ इयर्स के बाद जब वहाँ पे नीचे जाते गए तो वहाँ पे एयर का एब्सेंस मिला, सेम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मिला, तो उससे क्या हुआ, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। अभी हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर में फर्दर नेचुरल गैस के भी बारे में पढ़ेंगे, बट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का सेम फॉर्मेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपके एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में अपन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स के बारे में देख रहे हैं, तो इसको भी अपन लिख लेते हैं। ये डायग्राम किस बारे में है? ओके, इट इज, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। ओके, ये जो अपना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स है अपने अर्थ के अंदर, उसका एक कह सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो गैस है, गैस तो चलो ऊपर ही जाएगी, गैस कहीं से भी ऊपर को ही चली जाती है, पर यहाँ पे ये जो ऑयल है, ये वाटर के ऊपर है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाए, या ऑयल नीचे रहे वाटर ऊपर है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन, ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। ओके, जो भी ऑयल और गैस है ये वाटर से लाइट इन वेट होते हैं, दैट्स व्हाई दे फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। तो इसी से अपन पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ कभी मिक्स नहीं होता है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी ही नहीं होती है। ओके, अब अपन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम देख लेते हैं कि पेट्रोल को पहले सीधा डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके यूज नहीं किया जाता है, उसको पहले रिफाइन किया जाता है। रिफाइन किया जाता है मतलब उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जब अपन पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके साथ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे चीजें प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको अलग करना पड़ता है ताकि हम पेट्रोल को सही तरीके से यूज कर पाए। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। ओके, बहुत डार्क एंड ऑयली लिक्विड होता है, और इसका एक अनप्लेजेंट ओडर होता है, ये आपको भी पता है। ओके, it is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax। तो ये सब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो जब अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोल को, तो उसके साथ पेट्रोलियम को, तो उसके साथ प्रेजेंट रहता है। Now the process of separating the various constituents या ये fractions of petroleum is known as refining, और इसको एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग में कैरी आउट किया जाता है। ये एक पिक्चर है, ऐसा कुछ दिखता है, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है पेट्रोलियम में, तो ये एक पिक्चर है पेट्रोलियम रिफाइनरी का। तो आई होप अब आपको समझ आ गया कि रिफाइनिंग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जब अपन उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ सर्फेस से। ठीक है, तो उनको निकालना जरूरी रहता है ताकि अपन अपना जो भी काम है पेट्रोल से वो कैरी आउट कर पाए। ओके, तो जो भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम के, वो भी यूजफुल रहते हैं ना, उनको अलग अलग कर दिया जाता है ताकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग तरीके से अपन यूज कर पाए। तो अपन वन बाय वन पढ़ लेते हैं और उनके यूजेस देख लेते हैं, एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस टेबल। इसमें भी एज सच एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो लेट अस डू इट क्विकली। ओके, यहाँ पे लिखा है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी। तो यहाँ पे एलपीजी का अपन फुल फॉर्म लिख लेते हैं। ओके, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट जनरल नॉलेज, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, इसका एक फुल फॉर्म है, पता होना चाहिए जब लिखा ही है यहाँ पे। तो पेट्रोलियम गैस जो है जब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको एलपीजी कहते हैं एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। आपको पता है एलपीजी गैस यूज होती है। ओके, पेट्रोल, पेट्रोल आपको अच्छे से पता है, आप अपने स्कूटीज, बाइक्स, कार्स में यूज करते हैं। ऑफ कोर्स हेवियर जो व्हीकल्स रहती है उसके लिए डीजल यूज किया जाता है, आगे अपन पढ़ेंगे। पेट्रोल मोटर फ्यूल में यूज होता है, एविएशन फ्यूल में यूज होता है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी यूज होता है। मोटर फ्यूल का मतलब तो आपको पता ही होगा, कॉमनली जो भी अपन के व्हीकल्स होते हैं जो मोटर से चलते हैं उनके लिए मोटर फ्यूल होता है। एविएशन फ्यूल मतलब जो भी उड़ने वाले व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि उड़ने वाले आई मीन एरोप्लेन्स एंड ऑल, वहां पे ये फ्यूल यूज होता है। एंड ड्राई क्लीनिंग में एक सॉल्वेंट रहता है,
पेट्रोल उसमें भी यूज होता है, ओके, एज अ सॉल्वेंट। ओके, केरोसिन, केरोसिन भी आपने बहुत सुना होगा। इफ यू मस्ट बी हैविंग, जिसको अपन लालटेन कहते हैं, लैंटर्न्स एंड ऑल, उसमें भी केरोसिन यूज होता है एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है। अच्छा, डीजल जो है वो हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है। जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उसमें पेट्रोल यूज होता है, एंड हैवी मोटर व्हीकल्स में डीजल यूज होता है। ओके, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी डीजल यूज होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, यू नो, ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज होता है। जब बहुत ज्यादा मोटर चलते चलते घिस जाता है तो उसके लिए ल्यूब्रिकेशन, टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, एक्चुअली उसके लिए यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स अपने कैंडल्स, वेसलीन, ऑइंटमेंट्स, इनमें यूज किया जाता है। बिट्यूमेन, देखो बिट्यूमेन फिर आ गया, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। रोड सरफेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि कोल टार की जगह आजकल बिट्यूमेन ही यूज किया जाता है। इट्स बेटर। ओके, अब एक अपन डिड यू नो देख लेते हैं। अगेन ये जो डिड यू नो है, ये आपके बुक में छोटा सा नोट दिया रहता है, जो कि आप यूजुअली कभी कभी हम हो सकता है मिस आउट कर जाते हैं, तो मिस आउट नहीं करना है, इसको भी ध्यान में रखना है। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859। जो वर्ल्ड का पहला ऑयल वेल था वो पेनिसिल्वानिया में ड्रिल किया गया था, एंड ईयर 1859 में किया गया था। फिर 8 साल बाद ऑयल वॉज स्ट्रक एट मार्कोम इन असम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 साल बाद अपन को असम में भी फिर ऑयल मिल गया था, फिर वहां से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैरी आउट किया गया था। मतलब सबसे पहला तो फॉसिल फ्यूल जो अपना पेट्रोलियम है वो पेनिसिल्वानिया ने एक्चुअली ड्रिल आउट किया था। ओके, फिर उसके बाद हमको गुजरात, मुंबई हाई, रिवर बेसिन ऑफ कृष्णा गोदावरी में भी मिल गया। एक और डिड यू नो देख लेते हैं अपन। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो और भी यूजफुल सब्सटेंसेस है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से ऑब्टेन्ड होते हैं। अभी नेचुरल गैस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, एंड they are known as petrochemicals। Okay, these are used in the manufacture of detergents, fibers। आपने पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक बहुत सुना होगा, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। पॉलिथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, ये सब भी पेट्रोकेमिकल से ही बनते हैं। ओके, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, ओके, जिससे हम प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। यूरिया का अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, दो इट इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, बट अपन लिख लेते हैं। CO NH2 होल ट्वाइस। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो N है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक्चुअली प्रोवाइड करता है यूरिया। एनीवेज, दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, बट स्टिल general knowledge। Okay, due to its great commercial importance, petroleum is also known as black gold। काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि इसका बहुत यूजफुल कमर्शियल एप्लीकेशन है। कमर्शियल मैंने बताया था, कमर्शियल वो होता है जो भी अपन को फाइनेंशियल गेन्स देता है या फाइनेंशियली प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल गेन्स, ओके, या फाइनेंशियल प्रॉफिट जो भी अपन को देता है उसको अपन कमर्शियल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब अपन आ जाते हैं नेचुरल गैस में, जो कि कह सकते हैं कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कोल एंड पेट्रोलियम अपन ने देख लिया कि उनका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या है जो कि यूजफुल है, और कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूजफुल है, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ओके, ऑल्सो उनका फिजिकल स्टेट कैसा है, सब कुछ देख लिया। अब अपन नेचुरल गैस में आ जाते हैं, तो अपन रीड आउट करते हुए इसको समझते हैं। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। अगेन दिस इज ऑल्सो एग्जॉस्टिबल because it is easy to transport through pipes and is stored under high pressure as CNG, compressed natural gas, which is used for power generation। CNG बहुत सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा CNG यूज हो रहा है फॉर पावर जनरेशन भी, फिर एज अ फ्यूल भी यूज होता है। अभी अपन CNG आगे और पढ़ते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या है। अच्छा, नेचुरल गैस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजिली अपन थ्रू पाइप्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओके, एंड फिर यूज कर सकते हैं। ओके,
CNG is now being used as a fuel for transporting vehicles because it is less polluting and a clear fuel. यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है and a clear fuel है, okay, and a clear fuel. ओके, पोल्यूशन लेस कॉज करता है, इसलिए आजकल सीएनजी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है. ए ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स, क्योंकि मैंने बताया कि पाइप्स के थ्रू आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. तो फॉर कुकिंग फूड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज इट कैन बी यूज्ड एंड इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, एक ऐसा ही पाइपलाइन का नेटवर्क वडोदरा गुजरात में पाया जाता है और आजकल दिल्ली के भी कुछ जगहों में पाया जा रहा है. ओके, दिस इज अ कह सकते हैं स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, है ना, कि अपन एनवायरनमेंट को लेस हार्म कर रहे हैं. ओके, लेस पोल्यूटिंग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं. नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. अभी अपन ने पढ़ा है कि यूरिया के मैन्युफैक्चर में बहुत काम आता है, तो यूरिया तो बिल्कुल याद रखना है अपन को, क्योंकि यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को. एंड नाइट्रोजन वी नो इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट फॉर द प्लांट्स, क्योंकि बहुत तरह के प्रोटीन्स फॉर्म होता है नाइट्रोजन से. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा. अच्छा, इसको भी ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है नेचुरल गैस. जैसे कि अपन ने पेट्रोल में भी देखा है कि कहाँ कहाँ से अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पेट्रोलियम को, वैसे ही अपन को मेमोराइज करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है. ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है. हर वीडियो में अपन एक क्वेश्चन टाइम इंक्लूड करते ही हैं. इस वीडियो में क्वेश्चन टाइम ये है कि कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, अभी अपन ने बात की कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो इन आई एम सॉरी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, मतलब वो खत्म हो जाएंगे टाइम टाइम के बाद. क्या अपन उसको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं क्या यार डेड एनिमल से? सो द आंसर इज नो. इनका फॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया बहुत ही स्लो प्रोसेस है. बहुत मिलियन ईयर्स अगो, 300-500 मिलियन ईयर्स अगो वो प्लांट्स जो बरी हो गए, फिर अब जाके उसका कोल बना हुआ है. तो इतना स्लो प्रोसेस है, और जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है ना, नेचुरल कंडीशंस उनके फॉर्मेशन के लिए, वो अपन लेबोरेटरी में नहीं क्रिएट कर सकते. The formation is a very slow process and conditions of the formation cannot be created in the laboratory. Okay. अब अपन एक छोटा सा जो लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है बुक में, उसको देख लेते हैं. अपना कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और उसी को अपन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिनके बारे में अभी अपन ने डिटेल्स में पढ़ा है. जो 3 मेन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उनके बारे में अपन ने अभी पढ़ा है. ओके, सो इनके बर्निंग से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है. बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन. ओके, और इससे क्या, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है. तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम उन फ्यूल्स को तभी यूज करें जब बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो. ओके, तो क्या कर सकते हैं अपन, कुछ मेजर्स तो हम अपनी तरफ से ले ही सकते हैं. ओके, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन पे वर्क करता है. ओके, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का लोगो कह सकते हैं अपन ने. यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस. अपन ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते और नहीं ही करना चाहिए. तो इनने कुछ एडवाइसेस दिए पीपल को ऑफ हाउ टू सेव द पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग. तो क्या क्या एडवाइस दिए वो अपन देख लेते हैं. ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना चाहिए ड्राइव करते वक्त, है ना. ओके, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेर यू हैव टू वेट. सपोज आप कहीं पे वेट कर रहे हैं, है ना, तो गाड़ी का इंजन अपना ऑन ही रहता है. ट्रैफिक लाइट में भी वेट कर रहे हैं, रेड सिग्नल है, वेट कर रहे हैं, तो अपन इंजन को ऑफ नहीं करते, तो कर देना चाहिए ताकि पेट्रोल कंजर्व हो. कि पेट्रोल यूज होते रहता है उससे. एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. टायर प्रेशर सही होना चाहिए, है ना, टायर प्रेशर गड़बड़ नहीं होना चाहिए. ओके, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. व्हीकल का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे तो पेट्रोलियम भी कम यूज होगा.
ओके, सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर। एक बहुत ही छोटा-सा चैप्टर था और समझने में भी बहुत ईज़ी था, इसलिए अपन ने इसको जल्दी खत्म कर दिया है। सो इफ दिस explanation was really helpful to you, give this video a big thumbs up. Comment down your doubts in the comment box and share it among your friends. Subscribe to the channel and do not forget to press the notification bell so that you do not miss the next video update. Till then, keep studying. Take care. Bye.